कैसे हो भाई? चैप्टर 5 हमारा आ गया है। ठीक है, थीम्स की बुक चल रही है हमारी एनसीईआरटी, और लास्ट पार्ट है हमारा बुक नंबर 2 का, और इसके बाद हमारी लास्ट बुक बचेगी, दैट इज बुक नंबर 3। ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू फिनिश द हिस्ट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइक जो मेजर पोर्शन हमारा एंशिएंट और मिडावल का थोड़ा बहुत। ओके, तो इस वाले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? शासक और इतिव्रत के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। मुगल दरबार लगभग जो इसका टाइम पीरियड है 16 टू 17 सेंचुरी। जस्ट फॉरगिव मी फॉर माय थ्रॉट यार, थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें। हाँ जी, तो मुगल साम्राज्य के शासक स्वयं को एक विशाल और विजातीय जनता पर शासन के लिए नियुक्त मानते थे, इसमें ये दे रखा है। हालांकि रियलिटी में क्या था कि राजनीतिक परिस्थितियां इस भव्य दृष्टि को सीमाबद्ध मतलब कि लिमिटेड कर देती थी। फिर भी ऐसी दृष्टि हमेशा इंपॉर्टेंट रही है। इस दृष्टि के प्रचार प्रसार का एक तरीका राजवंशी इतिहास लिखना और लिखवाना था, क्योंकि जो लिखता था वो कौन था? ही वॉज फ्रॉम टू बी रूलिंग पार्टी का था। मुगल राजाओं ने दरबारी इतिहासकारों को विवरणों के लेखन का काम सौंपा था। तो इन विवरणों में बादशाह के समय की घटनाओं का लेखा जोखा दिया गया। इसके अतिरिक्त उनके लेखकों ने शासकों को अपने क्षेत्र के शासन में मदद के लिए सब कॉन्टिनेंट के अन्य क्षेत्रों से ढेर जानकारियां इकट्ठी की थी। तो अंग्रेजी में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकार ने मूल पाठ की शैली को क्रॉनिकल्स नाम दिया। ठीक है, ये इतिवृत्त घटनाओं का अनवरत यानी कि कालानुक्रमिक, मतलब कि एज पर द शेड्यूल, पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, इस तरह से ये बताते हैं। तो मुगलों का इतिहास लिखने के इच्छुक किसी वेतन के लिए ये इतिवृत्त अपरिहार्य सोर्स है। एक और तो ये इतिवृत्त मुगल राज्य की संस्थाओं के बारे में तथ्यात्मक यानी कि फैक्चुअल सूचनाओं का खजाना था, जिन्हें दरबार से घनिष्ठ रूप से जुड़े व्यक्तियों द्वारा काफी मेहनत से एकत्रित एवं वर्गीकृत किया गया था। दूसरी ओर इन मूल पाठों का उद्देश्य इन आशाओं को संप्रेषित करना। इसके में सेकंड हाँ जी, तो दूसरी ओर इन मूल पाठों का उद्देश्य उन आशाओं को संप्रेषित करना था, मतलब भेजना था, जिन्हें मुगल शासक अपने क्षेत्र में लागू करना चाहते थे। ठीक है, तो अतः ये इतिवृत्त एवं इस बात की एक झलक देते हैं कि कैसे शाही विचारधाराएं रची और प्रचलित की जाती थी। ठीक है, अभी बात करते हैं यहाँ पे पूरा मुगल के बारे में दे रखा है। तो मुगल शासक और उनका साम्राज्य कैसा था? तो मुगल नामक मंगोल से व्युत्पन्न हुआ है। मुगल नाम मंगोल से, ऑल्दो आज यह नाम एक साम्राज्य की भव्यता का एहसास कराता है ऑब्वियसली। लेकिन राजवंश के शासकों ने स्वयं के लिए यह नाम नहीं चुना था। उन्होंने अपने को तैमूरी कहा, क्योंकि पितृपक्ष से वे टर्की शासक तिमूर के वंशज थे। ओके, तो पहला मुगल शासक जो बाबर था, मातृ पक्ष से चंगेज खान का संबंधी था। वह टर्की बोलता था और उसने मंगोलों का उपहास करते हुए उन्हें बर्बर गिरोह के रूप में उल्लेखित किया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बर्बर गिरोह के रूप में किसने बोला था? बाबर ने। ठीक है, बाबर टर्की बोलता था और फिर चंगेज खान का संबंधी था, और बाबर ने कहा था बर्बर गिरोह किसको? मंगोल्स को। 16 सेंचुरी के दौरान यूरोपीय ने परिवार की शाखा के भारतीय शासकों का वर्णन करने के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया था। 16 सेंचुरी से ही इस शब्द का कंटिन्यू यूज होता रहा, यहाँ तक कि रेडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक के युवा नायक मोगली, वेरी इंपॉर्टेंट, मोगली बुक जो है, जंगल मोगली के ऊपर जो बुक है ना, जंगल बुक, तो किसने लिखी है? रुडयार्ड किपलिंग ने, तो उससे नाम उसी से निकला है। तो मुगलों व स्थानीय सरदारों के बीच राजनीतिक मैत्रियों के जरिए तथा विचारों विजयों के जरिए भारत के विविध क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर साम्राज्य की रचना की गई। साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर, ठीक है, जहीरुद्दीन बाबर थे साम्राज्य मुगल साम्राज्य के शासक, को उसके मध्य एशियाई स्वदेश फरगना से प्रतिद्वंदी उज्बेकों ने भगा दिया था। उज्बेकिस्तान में रहता था पहले वो। ठीक, और फिर 1526 में अपने दल के सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए क्षेत्रों और संसाधनों की खोज में वह भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ा। फिर वो आया था इंडिया में। ठीक है, कितना चल रहा है यहाँ पे? ठीक है, इसके उत्तराधिकारी नसरुद्दीन जो कि हुमायूं, ठीक है, साम्राज्य की सीमा में विस्तार किया, किंतु वह अफगान नेता शेर शाह सूर से हार गया था। कौन? नसरुद्दीन, जिसने उसे ईरान के सफावी शासक के दरबार में निर्वासित होने को बाध्य कर दिया। तो 1555 में हुमायूं ने सूरों को पराजित कर दिया, किंतु एक वर्ष के बाद हुमायूं मर गया। ठीक है, तो कई लोग जलालुद्दीन अकबर को मुगल बादशाहों में महानतम मानते हैं, क्योंकि उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार ही किया, बल्कि इसने इसे अपने समय का विशालतम, दृढ़तम और सबसे समृद्ध राज्य भी बनाकर सुदृढ़ किया था। ठीक, इसलिए अकबर महान बोलते हैं।
तो अकबर हिंदू कुश माउंटेन ऊपर नॉर्थ में तक अपने साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार में सफल हुआ और उसने ईरान के सफावियों को और तुरान यानी कि सेंट्रल एशिया के उज्बेकों की विस्तारवादी योजनाओं पर लगाम लगाए रखी। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, वेरी इंपॉर्टेंट, अकबर का बेटा जहांगीर, फिर शाहजहां, उसका बेटा औरंगजेब, इनके रूप में भिन्न भिन्न व्यक्तियों वाले तीन बहुत योग्य उत्तराधिकारी हुए थे। ठीक। इनके अधीन क्षेत्रीय विस्तार जारी रहा, यद्यपि इसकी गति काफी धीमी रही। अकबर के टाइम पे सबसे फास्ट थी, इसके टाइम पे होता रहा इन लोगों के टाइम पे, बट स्लो। तीनों शासकों ने शासन के विभिन्न क्षेत्रों को बनाए रखा और उन्हें सुदृढ़ किया। ठीक है। इसी सेंचुरी में शाही संस्थानों के ढांचे बने थे। इनके अंतर्गत प्रशासन और कराधान के प्रभावशाली तरीके थे। मुगल शक्ति का सुस्पष्ट केंद्र उनका दरबार था। यहाँ राजनीतिक संबंध गढ़े जाते थे, साथ ही श्रेणियां और हैसियतें परिभाषित की जाती थी। जब मुगलों ने स्टार्ट किया था, राजनीतिक व्यवस्था, सैन्य शक्ति और उपमहाद्वीप की भिन्न भिन्न परंपराओं को समाहित करने की क्षेत्र नीति थी। 1707 के बाद औरंगजेब की जब मौत हो गई तो उसकी पावर कट गई। ठीक है। तो दिल्ली, आगरा और लाहौर जैसे भिन्न भिन्न राजधानी नगरों से नियंत्रित एक विशाल साम्राज्य तंत्र की जगह क्षेत्रीय शक्तियों ने अधिक स्वायत्ता अर्जित कर ली। फिर भी सांकेतिक रूप में ही सही, पर मुगल शासक की प्रतिष्ठा ने अभी अपनी आभा नहीं खोई थी। 1857 में इस वंश के अंतिम वंशज बहादुर शाह जफर टू BSJ 2 को हरा के फेंक दिया था। 1857 में फाइनली मुगल डायनेस्टी खत्म हो गया, ऐसे बता रहे। इतिवृत्तों की रचना के बारे में बता रखा कि मुगल बादशाहों द्वारा तैयार करवाए गए इतिवृत्त साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन के महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं। ये इतिवृत्त इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के सामने एक प्रबुद्ध राज्य के दर्शन की प्रायोजना के उद्देश्य से लिखे गए थे। इसी तरह उनका उद्देश्य उन लोगों को जिन्होंने मुगल शासन का विरोध किया था, ये बताना भी था कि उनके सारे विरोधों का असफल होना नियत है। शासक ये भी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि जो भावी पीढ़ियां, आने वाली जो जनरेशन हैं, उनके लिए शासन का विवरण उपलब्ध रहे। ठीक है। मुगल इतिवृत्तों मतलब मुगल जो भी इंस्क्रिप्शन थे, उनके लिखने वाले लेखक निरपवाद रूप से दरबारी थे। उन्होंने जो इतिहास लिखे उनके केंद्र बिंदु में थी शासक पर केंद्रित घटनाएं, शासक का परिवार, दरबार, बाविजात, युद्ध, प्रशासनिक व्यवस्थाएं। अकबर, शाहजहां, आलमगीर, इसको औरंगजेब कहते हैं, मतलब आलमगीर, औरंगजेब का ही टाइटल था, की कहानियों पर आधारित इतिवृत्तों के शीर्षक अकबरनामा, शाहजहांनामा और आलमगीरनामा उनके नाम पर ही है। यह संकेत करते हैं कि इनके लेखकों की निगाह में साम्राज्य व दरबार का इतिहास और बादशाह का इतिहास एक ही था। चगताई टर्क, ठीक है, ये मंगोल्स थे। स्वयं को चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र का वंशज मानते थे। ठीक, चगताई टर्क मंगोल्स थे। टर्की से फारसी को कैसे आए थे? तो जो मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तर भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिंदवी व इसकी क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ फारसी दरबार और साहित्यिक रचनाओं की भाषा के रूप में खूब पुष्पित पल्लवित हुई, क्योंकि मुगल चगताई टर्क के थे। वेरी इंपॉर्टेंट, मुगल थे चगताई टर्क, चगताई टर्क के थे। अतः टर्की उनकी मदर टंग थी, मदर लैंग्वेज हो सकता है। इनके पहले शासक बाबर ने कविताएं और अपने संस्कृत भाषा में लिखी थी, किसमें? टर्की लैंग्वेज में। तो अकबर ने सोच समझ कर फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया था। अकबर ने फारसी को इम्पोर्टेंस दिया था। ठीक। संभवतः ईरान के साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्क के साथ साथ मुगल दरबार में पद पाने की इच्छुक ईरानी और मध्य एशियाई प्रवासियों ने बादशाह को इस भाषा को अपनाए जाने के लिए उन्होंने प्रेरित भी किया होगा। फारसी को दरबार की भाषा का ऊंचा स्थान दिया गया तथा उन लोगों को शक्ति और प्रतिष्ठा दी गई जिनकी इस भाषा पर अच्छी पकड़ थी, जो अच्छी फारसी बोल लेते थे। राजा, शाही परिवार के लोग और दरबार के विशिष्ट सदस्य यह भाषा बोलते थे। कुछ और आगे यह सभी स्तरों के प्रशासन की भाषा बन गई, जिससे लेखाकारों, लिपिकों और अन्य अधिकारियों ने भी इसे सीख लिया। ठीक। जहां जहां फारसी प्रत्यक्ष डायरेक्टली मतलब यूज में नहीं थी, वहां भी राजस्थानी, मराठी और यहाँ तक कि तमिल में शासकीय लेखों की भाषा को इसकी शब्दावली और मुहावरों ने व्यापक रूप से प्रभावित किया था। क्योंकि 16th और 17th सेंचुरी के दौरान फारसी का प्रयोग करने वाले लोग सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग क्षेत्रों से आए थे और वे अन्य भारतीय भाषाएं भी बोलते थे। अतः जो लोकल मुहावरों को समाविष्ट करने के फारसी का भी भारतीयकरण हो रहा था। फारसी के हिंदवी के साथ पारस्परिक संपर्क से उर्दू के रूप में एक नई भाषा निकल कर आई। अकबरनामा
जैसे मुगल इतिहास फारसी में लिखे गए हैं, ठीक, किसने लिखे हैं, जबकि अन्य बाबर के संस्मरणों का बाबरनामा के नाम से टर्की से फारसी में अनुवाद किया गया, ठीक है। अब बाबरनामा किसमें लिखा है, टर्की में, बट फारसी में अनुवाद किसने करा है, अकबर ने। मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किए जाने का आदेश दिया, ठीक है। तो महाभारत का अनुवाद किसने किया था, रजमनामा। युद्धों की नहीं, सॉरी, महाभारत का जो अनुवाद हुआ था, तो जो बुक बनी थी फारसी में उसका नाम था रजमनामा, ठीक। हाँ जी, तो महाभारत का अनुवाद किसने किया था, रजमनामा की बुक में हुआ है फारसी में, ठीक है, अकबर ने करवाया था। अब यहाँ पे कुछ दे रखा है कि लिखित शब्द की उड़ान क्या थी। अबुल फजल के शब्दों में बताया गया था कि लिखित शब्द विगत युद्धों की विद्वत्ता को मूर्त रूप दे सकता है और इस तरह वह बौद्धिक प्रगति का साधन बन सकता है। उच्चारित शब्द उनके दिलो दिमाग में जाता है, उच्चारित मतलब जो बोला गया है, जो उसे सुनने के लिए प्रेजेंट होता है। लिखित शब्द न केवल पास रहने वाले लोगों बल्कि दूर स्थित लोगों को भी समझा, अच्छा, कि जो रिटन में मिलता है और जो वोकैब मतलब ओरल वाला होता है, तो ऑब्वियसली ज्यादा इंपॉर्टेंस को मिलेगी। अगर लिखित शब्द ना हो तो उच्चारित शब्द तो बहुत जल्दी ही मर जाएगा कि ये, अगर ये नहीं है तो ये आज बोला अभी खत्म हो जाएगा, ये लिखा है तो परमानेंट चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही सब दे रखा है, ठीक है। पांडुलिपियों की रचना के बता रहे हैं कि मुगल भारत की सबसे सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में भी, अर्थात वे हाथ से लिखी होती थी। पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र शाही किताब खाना था। हालांकि किताब खाना शब्द पुस्तकालय के रूप में अनुवादित किया जाता है, लाइब्रेरी। यह दरअसल एक लिपिघर था, अर्थात ऐसी जगह जहाँ बादशाह की पांडुलिपियों को संग्रह रखा गया था तथा नई पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। तो पांडुलिपियों की रचना में विविध प्रकार के कार्य करने वाले बहुत लोग शामिल होते थे। कागज बनाने वालों की पांडुलिपि के पन्ने तैयार करने, सुलेखों की पाठ की नकल तैयार करने, कोफ्तगारों की पृष्ठों को चमकाना, ठीक है, चित्रकारों की पास्ट के दृश्यों को चित्रित करने के लिए, और जिल्दसाज उस पर जिल्द चढ़ाते थे, यानी कि उस पर कवर चढ़ाते थे, ठीक है। अलंकृत आवरण में बैठाने की लिए आवश्यकता होती थी। तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु, बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जाता था। इस तरह के सौंदर्य को अस्तित्व में लाकर इन पांडुलिपियों के संरक्षक मुगल बादशाह अपनी शक्ति को दर्शा रहे थे। और इसी तरह इन पांडुलिपियों की वास्तविक रचना में शामिल कुछ लोगों को भी पदवियों और पुरस्कारों के रूप में पहचान मिली। इनमें सुलेखकों, चित्रकारों, जो कि जिन्होंने बनाया था, उन सबको मिला था, ठीक है। सुलेखन अर्थात हाथ से लिखने की कला अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल मानी जाती थी। इसका प्रयोग भिन्न भिन्न शैलियों में होता था। नस्तलिक अकबर की पसंदीदा शैली थी। ये भाई यही फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है। अकबर की पसंदीदा शैली कौन सी थी, शैली नस्तलिक, नस्तलिक, ठीक। यह एक ऐसी तरल शैली थी जिसे लंबे शापहा प्रवाही ढंग से लिखा जाता था। इसे 5 से 10 किलोमीटर की नोक वाले छेटे हुए सरकंडे, जिसे कलम कहा जाता है, कि टुकड़े से स्याही में डुबोकर लिखा जाता था। सामान्यतः कलम की नोक में बीच में छोटा सा, ये लिखा हुआ है ना, जैसे चीरा लगा दिया जाता था ताकि यह स्याही आसानी से सोख ले। रंगीन चित्रकारी में दे रखा है, जैसे कि हमने पिछले भाग में पढ़ा कि मुगल पांडुलिपियों की रचना में चित्रकार भी शामिल थे। तो एक मुगल बादशाह के शासन की घटनाओं का विवरण देने वाले इतिहासों में जो रिटन पार्ट है, उनके साथ ही उन घटनाओं को चित्रों के माध्यम से दृश्य रूप में भी वर्णित किया जाता था। जब किसी पुस्तक में घटना और अपना अथवा विषयों को दृश्य रूप में व्यक्त किया जाना होता था, तो जो कैलीग्राफर थे उसके आसपास के पृष्ठों को खाली छोड़ देते थे, ठीक है। चित्रकार शब्दों में बड़े विषय का अलग से चित्र रूप में उतारकर वहां मतलब वहां पे चिपका देते थे। यह लघु चित्र होते थे जिन्हें पांडुलिपि के पृष्ठों पर आसानी से लगाया और देखा जा सकता था। चित्रों को न केवल किसी पुस्तक के सौंदर्य को बढ़ावा देने वाला, बल्कि उन्हें तो लिखित माध्यम से राजा और राजा की शक्ति के विषय में जो बात कही ना जा सकी हो, ऐसे विचार लिखते थे वो लोग वहां पे, ठीक है। इतिहासकार अबुल फजल आईने अकबरी लिखी इन्होंने, पता ही है कौन सी लैंग्वेज में, अरबी लैंग्वेज में, याद रखना। ने चित्रकारी का एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया है। उसकी राय में यह कला किसी निर्जीव वस्तु को भी इस रूप में प्रस्तुत कर सकती है कि जैसे कि उसमें जीवन हो। समझ रहे हो, अबुल फजल चित्रकार ऐसा था, निर्जीव को भी सजीव बना देता था। बादशाह, उसके दरबार तथा उसमें हिस्सा लेने वाले लोगों का चित्रण करने वाले चित्रों की रचना को लेकर शासकों और मुसलमान रूढ़िवादी वर्ग के प्रतिनिधियों अर्थात उल्मा के बीच निरंतर टेंशन बनी रहती।
उलमा की ने कुरान के साथ साथ हदीस, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के जीवन से एक ऐसा ही प्रसंग वर्णित है, में प्रतिष्ठापित मानव रूपों के चित्रण पर इस्लामी प्रतिबंध का आह्वान किया। और इस प्रसंग में पैगंबर साहब को प्राकृतिक तरीके से जीवित रूपों के चित्रण की मनाही करते हुए उल्लिखित किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से यह लगता था कि कलाकार रचना की शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है, और यह एक ऐसा कार्य था जो केवल ईश्वर का ही था। तस्वीर की प्रशंसा में देखो क्या है, अबुल फजल चित्रकारी की बहुत सम्मान देता था। तो किसी भी चीज का उसके जैसा ही रेखांकन बनाना तस्वीर कहलाता है। अपनी युवावस्था के एकदम शुरुआती दिनों से ही महामहिम ने इस कला में अपनी अभिरुचि व्यक्त की है। महामहिम मतलब अकबर के बारे में बता रहे हैं। वे इस अध्ययन और मनोरंजन दोनों का ही साधन मानते हैं। वे इस कला को हर संभव प्रोत्साहन देते हैं। चित्रकारों की एक बड़ी संख्या इस कार्य में लगाई गई है। हर हफ्ते शाही कार्यशाला के अनेक निरीक्षक और लिपिक बादशाह के सामने प्रत्येक कलाकार का कार्य प्रस्तुत करते हैं। महामहिम प्रदर्शित उत्कृष्टता के आधार पर इनाम तथा कलाकारों के मासिक वेतन में वृद्धि करते हैं। अब सर्वाधिक उत्कृष्ट चित्रकार मिलने लगे हैं, और बेहजार जैसे चित्रकारों की अत्युत्तम कलाकृतियों को तो यूरोपीय चित्रकारों के उत्कृष्ट कार्यों के समकक्ष ही रखा जा सकता है, जिन्होंने विश्व में व्यापक व्यापक ख्याति अर्जित कर ली है। ब्योरों की समूह सूक्ष्मता, परिपूर्णता और प्रस्तुतिकरण की निर्भीकता जो अब चित्रों में दिखाई पड़ती है, वह अतुलनीय है। यहाँ तक कि जो निर्जीव वस्तुएं भी प्राणवान प्रतीत होती हैं। 100 से अधिक चित्रकार इस कला के प्रसिद्ध कलाकार हो गए हों। हिंदू कलाकारों के लिए ये बात खासतौर पर सही है। उनके चित्र वस्तुओं की हमारी परिकल्पना से कहीं परे है। वस्तुतः पूरे विश्व में कुछ लोग ही उनके समान पाए जा सकते हैं। ये सब उन्होंने लिखा था। मैंने क्या लिखा था? नस्तलिक। हाँ जी, तो यहाँ पे पढ़ते हैं। किंतु समय के साथ शरिया की व्याख्याओं में भी बदलाव आया। विभिन्न सामाजिक समूहों ने इस्लामी परंपराओं के ढांचे की अलग अलग तरीकों से व्याख्या की। प्रायः प्रत्येक समूह ने इस परंपरा की ऐसी व्याख्या प्रतिपादित की जो उनकी राजनीतिक आवश्यकता से ज्यादा मेल खाती थी। तो जिन सेंचुरीज के दौरान साम्राज्य बन रहा था, उस समय कई एशियाई क्षेत्रों के शासकों ने डेली रूप से कलाकारों को उनके चित्र और उनके राज्य के जीवन के दृश्य चित्र करने के लिए अपॉइंट किया था। ठीक है, बहुत सारे राजाओं ने काम दिया था उनको। उदाहरण के लिए ईरान के सफावी राजाओं ने दरबार में स्थापित, ईरान के सफावी जो थे उन्होंने, ठीक है, बेहजार जैसे चित्रकार के नाम से सफावी दरबार की सांस्कृतिक प्रसिद्धि। यहाँ पे ये क्वेश्चन हो सकता है कि बेहजाद बेहजाद वजह पेंटर किसके दरबार में थे? सफावी। ठीक, तो सफावी दरबार इसी इन्हीं के नाम से फेमस हो गया था। ईरान से भी कलाकार मुगल कालीन भारत में आने सफल हुए। कुछ को मुगल दरबार में लाया गया, जैसे कि मीर सैयद अली और अब्दुस समद को बादशाह हुमायूं को दिल्ली तक साथ देने के लिए कहा गया। अन्य ने संरक्षण और प्रतिष्ठा के अवसरों की तलाश में प्रवास किया। बादशाह और रूढ़िवादी मुसलमान विचारधारा के प्रवक्ताओं के बीच जीवधारियों के दृश्य निरूपण पर मुगल दरबार में तनाव बना हुआ था। अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल बादशाह को ये कहते हुए बताता है कि कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, पर मैं ऐसे व्यक्ति को नापसंद करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यह महसूस होता है कि खुदा की रचना को वह जीवन नहीं दे सकता। अच्छा, तो अबुल फजल वाज इन डीपली इन लव विद द आर्ट। लेट्स सी, अकबरनामा और बादशाहनामा। तो महत्वपूर्ण चित्रित मुगल उत्सव में सब सर्वाधिक ज्ञात है अकबरनामा और बादशाहनामा। प्रत्येक पांडुलिपि में औसतन 150 ऐसे सब बता रखा है। तो अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। ठीक है, उनका पालन पोषण मुगल राजधानी दिल्ली आगरा में हुआ। वह अरबी, फारसी, यूनानी दर्शन और सूफीवाद में पर्याप्त निष्ठ मतलब बहुत अच्छे जानते थे। इससे भी अधिक वह एक प्रभावशाली विवादी मतलब बहुत अच्छा काउंटर आर्गुमेंट या फिर बोल सकते हो कि डिस्कशन तथा स्वतंत्र चिंतक थे, जिसने लगातार दकियानूसी उल्मा के, हाँ जी, तो इससे भी अधिक वह एक प्रभावशाली उल्मा के विचारों का विरोध किया। इन गुणों से अकबर बहुत प्रभावित हुआ। उसने अबुल फजल को अपने सलाहकार और अपनी नीतियों के प्रवक्ता के रूप में बहुत उपयुक्त पाया। बादशाह का एक मुख्य उद्देश्य राज्य को धार्मिक रूढ़िवादियों के नियंत्रण से मुक्त करना था। दरबारी इतिहासकार के रूप में अबुल फजल ने अकबर के शासन से जुड़े विचारों को न केवल आकार दिया, बल्कि उनको स्पष्ट रूप से मतलब व्यक्त किया, यानी कि बताया। तो 1589 में शुरू कर अब्दुल अबुल फजल ने अकबरनामा पर 13 वर्षों तक कार्य किया। 13 साल लग गए भाई।
और इस दौरान कई बार उसने प्रारूप में सुधार किए, मतलब अमेंडमेंट किए। ये इतिहास घटनाओं के वास्तविक विवरणों, वाकई शासकीय दस्तावेजों और जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाणों जैसे विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों पर डिपेंडेंट है। तो अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रथम 2 इतिहास हैं, तीसरी जिल्द आईन अकबरी है। ठीक है, इसको अरेबियन लैंग्वेज में लिखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, अकबरनामा डिवाइडेड इन 3 सब ग्रुप। तो पहली जिल्द में आदम से लेकर अकबर के जीवन की एक खगोलीय काल चक्र है। ठीक है, दूसरी जिल्द में अकबर के 46 शासन वर्ष पर खत्म होती है और अगले ही वर्ष अबुल फजल राजकुमार सलीम द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र का शिकार हुए और सलीम के शाहपराधी वीर सिंह बुंदेला द्वारा उनकी डेथ हो गई, मार दिया गया। ठीक, यहाँ पे दे रखा है अकबरनामा का लेखन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के समय के साथ विवरण देने के पारंपरिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया गया। इसके साथ ही तिथियों, मतलब डेट्स और समय के साथ होने वाले बदलाव के उल्लेख के बिना ही अकबर के साम्राज्य के भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों का विवरण प्रस्तुत करने के अभिनव तरीके से भी इसका लेखन हुआ। ठीक है, आईन अकबरी में मुगल साम्राज्य को हिंदुओं, जैन, बौद्ध और मुसलमानों की भिन्न भिन्न आबादी वाले तथा एक मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में बताया गया है। ऐतिहासिक विवरण समयवार विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जबकि एक कालिक विवरण एक खास समय की, मतलब एक कालिक मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट, और समय काल मतलब पूरा एक टाइम पीरियड। तो अबुल फजल की भाषा बहुत अलंकृत थी और चूंकि इस भाषा के पाठों को ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था, अतः इस भाषा में लय तथा कथन शैली को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था और इस भारतीय फारसी शैली को दरबार में संरक्षण मिला था। तो अबुल फजल का एक शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है कि अब्दुल बादशाह नामा का राइटर कौन है, तो अब्दुल हमीद लाहौरी है। ही वॉज द डिसिपल ऑफ अबुल फजल। ओके, यहीं से बनते हैं क्वेश्चन और कहीं से नहीं बनते। मैं सेकंड अभी नोट कर लेता हूं। तो अबुल फजल का, सॉरी, बादशाह नामा का राइटर हमारा अब्दुल हमीद लाहौरी था। तो इसकी योग्यताओं के बारे में सुनकर बादशाह शाहजहां ने उसे अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया। तो बादशाह नामा भी सरकारी इतिहास है। इसकी 3 जिल्दें हैं और प्रत्येक जिल्द उस 10 चंद्र वर्षों का, मतलब एक जिल्द में 10 सालों का डेटा है। तो लाहौरी ने बादशाह के शासन, मतलब 1627 टू 47, मतलब 20 साल के पहले 2 दशकों पर पहला व दूसरा दफ्तर लिखा। इन जिल्दों में बाद में शाहजहां के वजीर सादुल्ला खान ने इम्प्रूवमेंट किया। ठीक है, बुढ़ापे की अशक्तताओं की वजह से लाहौरी तीसरे दशक के बारे में ना लिख सका और जिसे बाद में इतिहासकार वारिस ने लिखा था। ये भी एक फैक्ट है। जो तीसरा दशक था उसको कंप्लीट इसने किया था वारिस ने। ओके, यहाँ पे बताया बादशाहनामा का सफर क्या था। तो मुगलों के अधीन बहुमूल्य पांडुलिपियों की भेंट एक स्थापित राजनयिक प्रथा थी। इसी का अनुकरण करते हुए अवध नवाब ने 1799 में जॉर्ज III को सचित्र बादशाहनामा भेंट किया। बादशाहनामा बाई अब्दुल हमीद लाहौरी, वेरी वेरी मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, बोलते रहो, बस याद हो जाएगा। भेंट में दिया, तभी से बिंडिसर काउंसिल के अंग्रेजी शाही संग्रह में सुरक्षित है। 1994 में हुए संरक्षण कार्य में बंधी हुई पांडुलिपि को अलग अलग करना आवश्यक हो गया। इसी की वजह से चित्रों को प्रदर्शित करना पॉसिबल हुआ और 1997 में पहली बार बादशाहनामा के चित्र न्यू दिल्ली, लंदन और वाशिंगटन में हुई प्रदर्शनी में दिखाए गए थे, अभी रिसेंट में, जस्ट 25 ईयर्स बैक। तो औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेज प्रशासकों ने अपने साम्राज्य के लोगों और संस्कृतियों, जिन पर वे लंबा शासन करने जाते थे, उनको बेहतर तरीके समझने के लिए भारतीय इतिहास का अध्ययन तथा उपमहाद्वीप के बारे में ज्ञान का अभिलेखागार स्थापित करना शुरू किया। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसने कई भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। अकबरनामा और बादशाहनामा, अकबरनामा बाई अबुल फजल, बादशाहनामा बाई अकबरनामा का जो अबुल फजल का शिष्य था उसका नाम था अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। संपादित पाठांतर सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 19th सेंचुरी में दिखाए गए। कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 20th सेंचुरी के आरंभ में हेनरी वेबरिज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में, वेरी इंपॉर्टेंट, हेनरी वेबरिज ने अकबरनामा का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया और बादशाहनामा के केवल कुछ ही अंशों का अभी तक अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। इसका मूल पाठ अपने संपूर्ण रूप में आज भी अनुवाद किए जाने की वेटिंग कर रहा है। चलो अब बताते हैं कि मुगलों के टाइम पे एक आदर्श राज हुआ करता था। देखिए, दरबारी इतिहासकारों ने कई साक्ष्यों का हवाला देते हुए ये दिखाया कि मुगल राजाओं को सीधे ईश्वर से शक्ति मिलती थी। उनके द्वारा वर्णित दंत कथाओं में से एक मंगोल रानी अलानकुआ की कहानी है। मंगोल की क्वीन थी अलानकुआ, जो अपने शिविर में आराम करते समय सूर्य की एक किरण द्वारा गर्भवती हो गई थी।
उसके द्वारा जन्म लेने वाली संतान पर इस दैवीय प्रकाश का प्रभाव था। तो इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रकाश हस्तांतरित होता रहा था, ये बता रहे हैं। ये कहानी है। ईश्वर यानी कि फरे इजादी ने से निश्रत प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीजों के पदानुक्रम में मुगल राजत्व को अबुल फजल ने सबसे ऊंचे स्थान पर रखा। इस विषय में वह प्रसिद्ध ईरानी सूफी शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी के विचारों से प्रभावित था, जिसने सर्वप्रथम इस प्रकार का विचार प्रस्तुत किया था। तो इस विचार के अकॉर्डिंगली एक पदानुक्रम के तहत यह दैवीय प्रकाश राजा में संप्रेषित होता था और जिसके बाद राजा अपनी प्रजा के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का सोर्स बन जाता था। ठीक है, तो इतिवृत्तो सबसे पहले यहाँ पे देखा कि प्रकाश के विचार का संप्रेषण क्या था। तो सुहारवर्दी दर्शन के मूल में प्लेटो की रिपब्लिक है, जहाँ ईश्वर को सूर्य के प्रतीक द्वारा निरूपित किया गया है। सुहारवर्दी की रचनाओं को इस्लामी दुनिया में व्यापक रूप से पढ़ा जाता था। शेख मुबारक ने इसका अध्ययन किया था। इसके बारे में उसने अपने पुत्रों फैजी और अब्दुल फजल को बताया था, अबुल फजल, जो इसके संरक्षण में प्रशिक्षित हुए थे। ठीक, इतिवृत्तों के विवरणों का साथ देने वाले चित्रों ने इन विचारों को इस तरीके से संप्रेषित किया कि उन्होंने देखने वालों के मन मस्तिष्क पर परमानेंट प्रभाव डाला। 17th सेंचुरी से मुगल कलाकारों ने बादशाहों को प्रभाव मंडल के इस साथ चित्रित करना शुरू किया और ईश्वर के प्रकाश की प्रतीक रूप इन प्रभाव मंडल को उन्होंने ईसा और वर्जिन मेरी के यूरोपीय चित्रों में देखा था। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, अबुल हसन द्वारा बनाए गए इस चित्र में जहांगीर को देदी पैमान कपड़ों और आभूषणों में अपने पिता अकबर के चित्र के हाथों में लिए दिखाया गया है। तो अकबर की पोशाक सफेद है, ये अकबर है। सफेद रंग को सूफी परंपराओं में प्रबुद्ध जीव से जोड़ा गया है। वह एक गोलक अर्पित कर रहे हैं जो राजवंशी सत्ता का प्रतीक है। मुगल साम्राज्य में ऐसा कोई कानून नहीं था जो ये डिसाइड करे कि बादशाह के पुत्रों में से कौन सा पुत्र सिंहासन का हकदार होगा, और इसका ये परिणाम हुआ कि प्रत्येक राजवंशी परिवर्तन का निर्णय घातक हुआ, मतलब कि भाई भाई को मारने वाला हो गया। तो अकबर के शासन के अंतिम भाग में शहजादे सलीम ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन बाद में उसे माफ कर दिया गया था सलीम को। क्या देखते हैं, सुलह अकुल एकीकरण का एक सोर्स था। मुगल इतिवृत्त साम्राज्यों को हिंदुओं, जैनों, जरतुशियों और मुसलमानों जैसे अनेक भिन्न भिन्न निर्जातीय और धार्मिक समुदायों को समाविष्ट किए हुए साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सभी तरह की शांति और स्थायित्व के सोर्स के रूप में बादशाह सभी रिलीजियस और निर्जातीय समूहों से ऊपर होता था, इनके बीच मध्यस्थता करता था तथा यह सुनिश्चित करता था कि न्याय और शांति बनी रहे। अबुल फजल सुलह अकुल के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बताता है। सुलह अकुल क्या है, में यूं तो सारे धर्मों और मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, किंतु उसकी कंडीशन थी कि वे राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे अथवा आपस में नहीं लड़ेंगे। ठीक है, तो सुलह कुल का आदर्श राजनीतियों के लिए जारी लागू किया गया। मुगलों के अधीन अभिजात वर्ग मिश्रित किस्म का था, अर्थात उसमें ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, दक्कनी सारे के सारे इंक्लूडेड थे। ठीक है, इन सबको दिए गए पद और पुरस्कार पूरी तरह से राजा के प्रति उनकी सेवा और निष्ठा पर बेस्ड थे। इसके अलावा अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया को समाप्त कर दिया। किसने? अकबर ने। यात्रियों से ट्रेवल टैक्स लगता था और जजिया को खत्म कर दिया, क्योंकि ये दोनों पर धार्मिक पक्षपात और आद बेस्ड थे। साम्राज्य के अधिकारियों को प्रशासन में सुलह या कुल के नियम का अनुपालन करने के लिए निर्देश दे दिए गए। तो सभी मुगल बादशाहों ने उपासना स्थलों के निर्माण व रख रखाव के लिए अनुदान दिए। यहाँ तक कि युद्ध के दौरान जब मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता था तो बाद में उनकी मरम्मत के लिए अनुदान जारी किए जाते थे। ऐसा हमें शाहजहां और औरंगजेब के शासन में पता चलता है। हालांकि औरंगजेब के शासनकाल में गैर मुसलमान जो नॉन मुस्लिम पीपल थे, उन्होंने प्रजा पर जजिया फिर से लगा दिया था। सॉरी, औरंगजेब ने जजिया टैक्स दोबारा लगाया, तो अकबर ने जजिया हटाया, अकबर जजिया खत्म किया। फिर अकबर के बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, औरंगजेब, ज्यादा नहीं चाहिए, औरंगजेब ने दोबारा लगा दिया। सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता के बारे में दे रखा है कि अबुल फजल ने प्रभुसत्ता को एक सामाजिक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया है। वह कहता है कि बादशाह अपनी प्रजा के 4 सत्यों की रक्षा करता है, दैट इज जीवन, जन, धन, सम्मान और विश्वास।
और इसके बदले में वह आज्ञा पालन तथा संसाधनों में हिस्से की मांग करता है। केवल न्यायपूर्ण संप्रभु ही शक्ति और दैवीय मार्गदर्शन के साथ इस अनुबंध का सम्मान कर पाते थे। इसमें कुछ देर का कि एवोल्यूशन नामक एक कलाकार द्वारा बनाए गए चित्र में दरिद्रता की आकृति को मारते हुए जहांगीर, तो कलाकार ने यहाँ लक्ष्य को गहरे बादल के आवरण में दिखाकर यह बताने की चेष्टा की है कि यह कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं बल्कि एक अमूर्त लक्षण को प्रतीक के रूप में दिखाता है, एक मानवीय रूप है। कला और साहित्य में मानवीकरण के इस ढंग को रूपक कथा कहा जाता है। न्याय की जंजीर को स्वर्ग से उतरते हुए दिखाया गया। तो जहांगीर ने अपने संस्मरण में न्याय की जंजीर को इस प्रकार वर्णित किया है कि राज्यारोहण के बाद मैंने जो पहला आदेश दिया वह न्याय की जंजीर को लगाने का था, ताकि न्याय के प्रशासन में संलग्न लोगों से यदि देर हो जाए अथवा वे न्याय चाहने वाले लोगों के विषय में मिथ्याचार का व्यवहार करें तो पीड़ित व्यक्ति इस जंजीर के पास आ सके और इसे हिला सके और उसकी ओर ध्यान आकर्षित हो सके। ठीक है, इस जंजीर को शुद्ध सोने से बनाया गया था। यह 30 गज लंबी थी तथा इसमें 60 घंटियां लगी हुई थी। यही फैक्शन जो पूछ सकते हैं, जैसे कि ऐसी जंजीर थी। ठीक, 30 गज लंबी थी, 30 गज और 60 घंटियां थी। न्याय की जंजीर लगवाई थी किसने? जहांगीर ने ना। जहांगीर जंजीर याद रखोगे, जाफर जहांगीर और जासे होता है जंजीर। ठीक, याद रख सकते हो। तो न्याय के विचार के दृश्य के रूप में निरूपण हेतु अनेक प्रतीकों की रचना की गई। न्याय के विचार को मुगल राजतंत्र में सर्वोत्तम सद्गुण माना गया। कलाकारों द्वारा प्रयुक्त सर्वाधिक पसंदीदा प्रतीकों में से एक था एक दूसरे के साथ चिपटकर शांतिपूर्वक बैठे हुए शेर और बकरी। इसका उद्देश्य राज्यों के एक ऐसे क्षेत्र के रूप में दिखाना था जहां दुर्बल और सबल सभी परस्पर सद्भाव से रह सकते थे। सचित्र बादशाह नामा के दरबारी दृश्यों में ऐसे प्रतीक का अंकन बादशाह के सिंहासन के ठीक नीचे बैठे हुए आले में हुआ है। अभी देखो प्रतीक रखा हुआ। राजधानी और दरबार के बारे में दे रखा है, कितना बड़ा पेट है, लेट्स सी, उसका खत्म करते हैं। ज्यादा लंबा कुछ जगह, आई थिंक इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये हमारा राजधानी है और उसके दरबार, क्योंकि अभी टाइम कितना हो गया, 32 मिनट्स का हो गया है। एक काम करो, थोड़ा कर ले, कुछ करना थोड़ी ना, चुपचाप सुनो कहानी, तो मस्त सुनते रहो। ये खत्म कर लेते हैं, मुगल साम्राज्य तक करेंगे। तो राजधानी नगर के बारे में देखा है कि मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसका राजधानी नगर था, जहाँ दरबार लगता था। 16th और 17th सेंचुरी के दौरान मुगलों की राजधानियां बड़ी तेजी से ट्रांसफर होने लगी। हालांकि बाबर ने लोदियों की राजधानी आगरा पर अधिकार कर लिया था। आगरा किसकी राजधानी थी पहले? लोदियों की, लोधी डायनेस्टी, बहलोल लोधी वगैरह। तथापि उसके शासन के 4 वर्षों के दौरान राजसी दरबार भिन्न भिन्न स्थानों पर लगाए जाते रहे। तो 1560s के दशक में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया। इसे आसपास के क्षेत्रों की खदानों से लाए गए लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। ठीक है, अकबर ने बनाया ये आगरा आगरा फोर्ट। 1570s के दशक में उसने फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया और इस निर्णय का एक कारण यह हो सकता है कि सीकरी अजमेर को जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित है, इसीलिए जहां शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की उस दरगाह उस समय तक एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन चुकी थी। तो मुगल बादशाहों के चिश्ती सिलसिले के सूफियों के साथ घनिष्ठ संबंध बने। अकबर ने सीकरी में जुमा मस्जिद के बगल में ही शेख सलीम चिश्ती के लिए सफेद संगमरमर का एक मकबरा बनाने का आदेश दिया। तो विशाल मेहराबी प्रवेश द्वार, बुलंद दरवाजा के निर्माण का उद्देश्य वहां आने वाले लोगों को गुजरात में मुगल विजय की याद दिलाना था। 1585 में नॉर्थ वेस्ट को और अधिक नियंत्रण में लाने के लिए राजधानी को लाहौर ट्रांसफर किया और इस तरह 13 वर्षों तक अकबर ने इस सीमा पर गहरी चौकसी बनाए रखी थी। शाहजहां ने विवेकपूर्ण राजकीय राजकोषीय नीतियों को आगे बढ़ाया तथा इमारत निर्माण के अपने शौक को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया।
जैसा कि आपने पहले के शासकों के संदर्भ में देखा, राजतंत्रीय संस्कृतियों में इमारत निर्माण कार्य, राजवंशीय सत्ता, धन प्रतिष्ठा का सर्वाधिक स्पष्ट और ठोस प्रतीक था। मुसलमान शासकों के संदर्भ में इसे धर्मनिष्ठा के कार्य के रूप में देखा जाता था। तो 1648 में दरबार, सेना, राजसी खानदान अकबर से नई निर्मित शाही राजधानी शाहजहानाबाद चले गए थे। दिल्ली के प्राचीन रिहायशी नगर में शाहजहांबाद और एक नई और शाही आबादी थी। तो यहाँ लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक के बाजार की वृक्ष बीथी और अभिजात वर्ग के बड़े बड़े घर थे। शाहजहां का ये नया नया शहर विशाल एवं भव्य राजतंत्र की ज्यादा औपचारिक कल्पना को व्यक्त करता था। ठीक है। दरबार एक बार ही पढ़ लें। अच्छा चलो रहने दो, यहाँ से हम पढ़ेंगे अगले एपिसोड। तो ध्यान रखो अपना, आप लोग पढ़ाई करते रहो, कुछ ना कुछ अपना अपना इंटरेस्ट ढूंढो, अपने आप को जानो। ठीक है, अपना इंटरेस्ट को फॉलो करो, एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो भी अपना ढूंढो। इस नंबर पे कमेंट करो अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, या फिर नीचे कमेंट कर दो। और टेलीग्राम लिंक अपना आप कर सकते हो, अदरवाइज इसी नाम को आप सर्च करोगे ना, आपको मिल जाएगा। उसमें अभी आपको पता कितने सब्सक्राइबर मिलेंगे? एक या दो सब्सक्राइबर होंगे क्योंकि ये कल ही बनाया है मैंने। चलो, कोई नहीं, आप लोग ज्वाइन कर लो। इसमें वो इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह भेजता रहता हूँ अगर पीडीएफ चाहिए तो। बट आई वोंट सजेस्ट फॉर द पीडीएफ, बट हाँ कभी अभी मैं करंट अफेयर वगैरह भी देख रहा हूँ। सो मैं करंट अफेयर्स के जो भी बहुत इंपॉर्टेंट जो मेरे लगेंगे कि हाँ ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैं उनका ना पोल दे दिया करूंगा इन केस इफ यू हैव लाइक नॉलेज है। और अभी तक जो हमने पढ़ रखा ना, इसका मैंने बहुत सारे नोट्स बना रखे हैं कॉपीज में अपनी, तो उन कॉपी से मैं बीच बीच में आपसे पूछता रहूंगा। ठीक है, तो ये बेटर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि इससे हमारा रिवीजन होता रहेगा। कोई बात नहीं, तो इसको आप देखो। कोई और प्रॉब्लम हो तो बताना यार, एनी टाइप ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल शेयर इट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सी यू, बाय बाय, ध्यान रखो आप लोग अपना। जय हिंद।